हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं रंजीत कुमार आप सबको आर्य एकेडमी में वार्म वेलकम करता हूं। बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल को। इसके पहले वीडियोस में मैंने आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट मेटल और नॉन मेटल चैप्टर का बताया था, और उसमें मैंने मेटल के सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज और नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने डिस्कस बहुत ही डिटेल में कर लिया था। और मैंने आपको बोला था कि उन सारे कॉन्सेप्ट्स को आप एक बार अच्छे से देखिए, क्योंकि वहाँ पे 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल ही आपसे पूछा जाता है। और अगर वो आप वीडियो पूरा देख लेंगे तो इट मे बी कि आपका जो बेसिक है मेटल और नॉन मेटल का वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल पूरी तरह से कंप्लीट एजुकेशन आपको, फ्री एजुकेशन आपको दे रही है। आर्य एकेडमी की ये पहल है जिसमें आप फ्री एजुकेशन ले सकते हैं और बिल्कुल ऑथेंटिक ले सकते हैं। यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, लेकिन यहाँ आर्य एकेडमी आपको एक बेहतरीन एजुकेशन और बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपको दे रही है, जहाँ पे आप बहुत अच्छे तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ठीक है, चलो देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। देखिए, सबसे पहला हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे मेटल का ऑक्सीडेशन करते हैं। ठीक है, मेटल को ऑक्सीडाइज करेंगे, मेटल गेट ऑक्सीडाइज्ड। तो हम लोग उन सारे रिएक्शंस को यहाँ पे देखने वाले हैं जिसमें हमारा जो मेटल होगा वो ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, अलग अलग कंडीशंस के ऊपर ऑक्सीडाइज करता है। तो उन सारे रिएक्शंस को हम लोग धीरे धीरे वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहला देखिए, सबसे पहला जो हमारा मेटल है, ठीक है, वो ऑक्सीजन के साथ यहाँ रिएक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद MOX टाइप का ये जो ऑक्साइड है ये फॉर्म कर रहा है। ठीक है, या ऐसे आप कह सकते हो, ड्यू टू देयर नेचर ऑफ chemical reaction, these metals can be arranged in order of reactivity। देखिए, हर एक मेटल का अपना एक रिएक्टिविटी होता है। जितने भी मेटल्स हैं वो अलग अलग कंडीशंस पे रिएक्शन करते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे मेटल्स के लिए एक ही कंडीशन होता है। ठीक है, हो सकता है कि कोई मेटल जो है वो बहुत ज़्यादा हीट दे के हम उसको ऑक्सीडाइज करते हैं। कुछ मेटल ऐसे हैं जो रूम टेम्परेचर पे भी ऑक्सीडाइज कर जाता है। ठीक है, कुछ को सिर्फ एयर से ऑक्सीजन चाहिए होता है जिससे वो ऑक्सीडाइज हो सके हीट करने के बाद। तो अलग अलग कंडीशंस पे अलग अलग मेटल जो है वो ऑक्सीडाइज करके हमें ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट देता है। ठीक है, और उन सारे बेसिस पे, ऑक्सीडेशन के बेसिस पे हम उन सारे एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इन एक्टिविटी सीरीज में। ठीक है, या हम उसको रिएक्टिविटी सीरीज भी कह सकते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर से नीचे हम जब आते हैं तो हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो डिक्रीज करता है, कम होता है। तो उस एक्टिविटी सीरीज को बनाने के लिए हम कुछ रिएक्शंस को एनालाइज करेंगे। ठीक है, सारे मेटल्स का नेचर देखेंगे, ऑक्सीडेशन करने का या ऑक्सीडाइज करने का, किस कंडीशन पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो सारा कंडीशन हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो मेटल है, ये मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, MXOY, है ना। ये आपका ऑक्सीडाइज हो गया, यानी ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो ये आपका मेटल है, और यहाँ पे मेटल ऑक्सीडाइज हुआ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मेटल गेट ऑक्सीडाइज एंड फॉर्म ऑक्साइड। तो मेटल का जो ऑक्साइड होता है, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो नेचर में कैसा होता है, बेसिक होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि जो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड आपको ऑब्टेन्ड हुआ है, जो मिला है, ये जनरली आपका कैसा होगा, जनरली हम जानते हैं कि ये आपका बेसिक होता है। ठीक है,
दूसरी बात याद रखेंगे कि जब यहाँ पे मेटल का ऑक्साइड बेसिक हो गया तो पीएच की वैल्यू जो होगी वो आपको 7 से ज़्यादा होगी। इसका मतलब कि ये रेड लिटमस को ये ब्लू में भी कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो ऑक्साइड है वो बेसिक होता है। जैसे कुछ एलिमेंट्स हमारे हैं, जैसे मान लो आपके पास लिथियम, देखो लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ काफी ज्यादा, याद रखिएगा, ऑक्सीजन के साथ ये बहुत ही ज्यादा विग्रस रिएक्शन होता है। ये आपका बहुत ही ज्यादा विग्रस, बहुत ही ज्यादा फास्ट, बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक की रिएक्शन होता है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन के साथ मिलके ऑक्साइड बनाता है, और वो ऑक्साइड जो है वो फायर को कैच कर सकता है, ठीक है, और फायर को कैच भी कर लेता है। जैसे मान लो आपने क्या किया, लिथियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया, तो यहाँ पे Li2O का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, और ये यहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी भी रिलीज होता है ना, यानी कि रिएक्शन हमारा जो है वो एक्सोथर्मिक होता है, यानी कि लिथियम एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, और इजिली जो है ये फायर को कैच कर लेता है, इजिली जो है ये फायर को कैच कर लेता है। जैसे मान लो आपका सोडियम है, सोडियम को भी ऑक्सीडाइज कीजिए तो यहाँ पे आपका सोडियम का ऑक्साइड मिलेगा Na2O, जहाँ पे सोडियम जो है एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। आप इसको जब ऑक्सीडाइज करेंगे तो सोडियम ऑक्साइड मिलेगा, ये भी यहाँ पे फायर को कैच कर लेता है। इसीलिए सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को ओपन एयर में नहीं रखा जाता है ना। पोटेशियम को भी देखो ऑक्सीडाइज कर लो यहाँ पे, तो यहाँ पे मिलेगा आपको K2O, ठीक है, तो ये भी आपको फायर कैच यहाँ पे कर सकता है, ठीक। तो चूंकि हमें क्या करना है, हमें इन सारे एलिमेंट्स को प्रिजर्व करना है। टू प्रिजर्व, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, टू प्रिजर्व दीज रिएक्टिव एलिमेंट्स, दीज रिएक्टिव एलिमेंट्स, अगर हमें इन रिएक्टिव एलिमेंट्स को प्रिजर्व करना है तो दे शुड केप्ट अंडर अंडर किरोसिन ऑयल। तो हमें क्या करना है, हमें एक कंटेनर के अंदर किरोसिन ऑयल के अंदर में इसको प्लेस करके रखना है, जिससे कि एयर का जो कांटेक्ट होगा वो ब्रेक हो सके, और जब एयर का कांटेक्ट ब्रेक होगा तो ये सारे एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, फायर को कैच नहीं करेंगे। तो चूंकि आपका जो किरोसिन ऑयल है वो एक हाइड्रोकार्बन है, वो बहुत ही लेस रिएक्टिव होता है, तो सोडियम जो है वो क्या है, वो एक बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, और किरोसिन क्या है, वो आपका एक हाइड्रोकार्बन है, तो दोनों में कोई रिएक्शन नहीं होता है। इस वजह से हम क्या करते हैं कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम जैसे एलिमेंट को हम किरोसिन ऑयल के अंदर प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है। तो देखिए ये तो हमारी बातें हुई, ठीक है। दूसरी चीज आप यहाँ पे याद रखेंगे, दूसरी चीज यहाँ पे याद रखेंगे कि जो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड नेचर में कैसा होता है, बेसिक होता है, बेसिक इन नेचर। और ये क्या करेगा कि ये जब वाटर में हम इसको डिसॉल्व करेंगे तो ये बेस का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो जैसे मान लो आपने क्या किया, आपने सोडियम ऑक्साइड को Na2O को वाटर के साथ रिएक्शन कराया, तो ये क्या करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। K2O का रिएक्शन अपने अगर वाटर के साथ कराया तो यहाँ पे आपको मिलेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा, ठीक है। उसके बाद आपने मान लो लिथियम को कराया अगर वाटर के साथ रिएक्शन, तो लिथियम हाइड्रोक्साइड आपको मिल जाएगा, LiOH, सही है, तो लिथियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। तो ये देखो, ये जितने भी आप यहाँ पे हाइड्रोक्साइड देख रहे हो ये वाटर सॉल्यूबल होता है, वाटर सॉल्यूबल बेस होता है। तो जो भी आपका यहाँ पे वाटर सॉल्यूबल बेस है इन्हें हम क्या बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं, ठीक है। तो वाटर सॉल्यूबल बेस जो होगा, वाटर सॉल्यूबल बेस जो होगा इन्हें हम क्या बोलेंगे, कॉल्ड एल्कली, इन्हें हम एल्कली बोलते हैं। तो याद रखिएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब जितने भी हैं ये सारे एल्कली होते हैं। जैसे मान लो आपने मैग्नीशियम को, सपोज करो आपने क्या किया, आपने मैग्नीशियम लिया और मैग्नीशियम को क्या किया, ऑक्सीजन के साथ बर्न किया। तो ऑक्सीजन के साथ बर्न करने के बाद ये मैग्नीशियम ऑक्साइड एक सॉलिड ऐश आपको देता है, ऐश देता है, ये आपका सॉलिड फॉर्म में है, ये आपको ऐश दे देगा। और चूंकि यहाँ पे बर्निंग हो रहा है जिससे कि यहाँ पे आपको हीट और लाइट काफी ज्यादा हमें यहाँ पे ऑब्टेन्ड होता है, साथ में यहाँ पे लिख लेंगे हीट एंड लाइट,
आर ऑब्टेन्ड। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, हीट एंड लाइट भी हमें ऑब्टेन्ड हो रहा है और मिल रहा है, ठीक है। तो MgO जो हमारा एस है, दिस एस इज इन वाइट इन कलर, यानी कि वाइट एस हमें यहाँ पे ऑब्टेन हो रहा है, वाइट एस हमें मिल रहा है। अब देखो, अब क्या होगा कि जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसे आप पानी में डिजोल्व कर लो। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब आप पानी में डिजोल्व करिएगा तो ये बहुत ही ज्यादा डिजोल्व नहीं हो पाएगा, है ना, ये पार्शियली डिजोल्व होता है, पार्शियली डिजोल्व होता है। लेकिन जब पोटेशियम, सोडियम, लिथियम को आप डिजोल्व करिएगा तो ये स्प्रेंगली नहीं, मतलब ये रेडली सॉल्युबल होता है। यहाँ पे याद रखिएगा, ये आपका रेडली सॉल्युबल होता है, बहुत ही फास्ट सॉल्युबल होता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का अगर हम डिसोल्यूशन करें पानी में तो यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, इसे हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ऑब्टेन्ड होता है जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी के साथ, वाटर के साथ हम रिएक्शन कराते हैं। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटासिड का काम करता है, एंटासिड का काम करता है, ये एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करने का भी काम करता है। यूज टू न्यूट्रलाइज, यूज टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड, एक्सेस एसिड इन स्टोमक, ठीक है। तो स्टोमक के अंदर जो हमारा एक्सेस एसिड प्रोड्यूस हुआ है उसे ये न्यूट्रलाइज करने का काम करता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। तो ये चीज आप अच्छे से समझ लें और याद रखेंगे इसको। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है तो इसको समझ लीजिएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज इज बेसिक इन नेचर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज बेसिक इन नेचर, ये नेचर में कैसा होगा, बेसिक होगा, और पीएच की वैल्यू यहाँ पे 7 से ज्यादा होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अब हम एल्यूमिनियम का रिएक्शन कराते हैं। एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन के साथ देखो, तो एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक प्रोटेक्टिव लेयर आ जाता है, प्रोटेक्टिव लेयर, लेयर विल डिपॉजिट ऑन एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का जो सरफेस है, ये जो आपका एल्यूमिनियम है, इसका जो सरफेस है इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर डिपॉजिट हो जाता है यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे, जिसको ये फर्दर कोरोड करने से ये बचाता है, ठीक है, ये प्रोटेक्टिव लेयर है यहाँ पे। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का Al2O3 का प्रोटेक्टिव लेयर होता है ना। तो Al2O3 क्या करेगा, Al2O3 एक्ट एज प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर to aluminium, which helps to protect aluminium from further corrosion, यानी कि ये कोरोजन से बचाता है, यानी कि फर्दर कोरोजन से ये बचाता है। तो याद रखिएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ठीक है। अब देखिए, तो एल्यूमिनियम को हमने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया और हमने इसको सिंपली जो है ये बहुत ही लेस रेडली, मतलब बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव तो नहीं कहेंगे यहाँ पे, एल्यूमिनियम चूंकि आपका लेस रिएक्टिव होता है, ये आपका लेस रिएक्टिव एलिमेंट है ना, इसीलिए बहुत ही लेस रेडली ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, और एक प्रोटेक्टिव लेयर, आपका प्रोटेक्टिव लेयर यहाँ पे क्या करता है, ये डिपॉजिट करता है। अब देखो Al2O3 क्या है, तो Al2O3 आपका एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। अब ये एम्फोटेरिक का मतलब क्या है कि Al2O3 एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है और बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। तो मान लो कि Al2O3 का रिएक्शन, Al2O3 का रिएक्शन अगर हमने HCl के साथ कराया तो HCl तो एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो एसिड के सामने ये काम करेगा एक बेस का, सही है। और यहाँ पे कंपाउंड जो सॉल्ट बनाएगा उसका नाम है एल्यूमिनियम क्लोराइड, साथ में वाटर दे देगा, दिस इज योर सॉल्ट, सही है। तो एम्फोटेरिक का मतलब हुआ कि ये एज पर सिचुएशन के आधार पे ये अपने नेचर को चेंज करता है। जैसे HCl के साथ अगर ये रिएक्शन करता है तो HCl आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ तो ये बेस बन जाएगा। और मान लो आपने यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करेगा, ये NaAlO2 यानी कि सोडियम मेटा एल्यूमिनेट साथ में वाटर आपको रिलीज करेगा, दिस इज कॉल्ड योर सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ठीक है। तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट जो है एक सॉल्ट जो है आपका, ये फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा,
अगर NaOH है तो ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इस स्ट्रॉन्ग बेस के सामने ये आपका एसिड का काम करने लगेगा। तो हम इसीलिए कहते हैं कि कुछ ऐसे ऑक्साइड्स हैं जिनमें Al2O3 भी है, जो एसिड और बेस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये काम करता है। कहाँ पे इसको एसिड का काम करना है, कहाँ पे बेस का काम करना है, हमने सॉल्यूशन के अंदर इसका किसके साथ रिएक्शन कराया है। ठीक है, सेम यही सिचुएशन आपका जिंक ऑक्साइड के साथ भी होता है। तो जैसे मान लो आपने जिंक ऑक्साइड लिया, ये भी एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ये क्या करेगा, जैसे मान लो आपने HCl के साथ रिएक्शन कराया, तो ये हमारा एसिड हो गया, इसको हम बेस कहेंगे, तो इस एसिड के सामने ये बेस बन जाएगा। अब यहाँ पे बनेगा आपका जिंक क्लोराइड ZnCl2, साथ में यहाँ पे आपको मिल जाएगा वाटर। ठीक है, अब इसी जिंक ऑक्साइड को आपने क्या किया, आपने NaOH के साथ रिएक्शन कराया। ठीक है, तो NaOH के साथ आपने रिएक्शन जब कराया तो Na2ZnO2 का फॉर्मेशन होगा, साथ में वाटर मिल जाएगा। तो अब देखो, अब यहाँ पे NaOH क्या है, तो NaOH आपका एक बेस है, तो बेस के सामने ये काम करने लगेगा एसिड का, तो एसिड बेस मिलके यहाँ पे आपको क्या दे देगा, सॉल्ट दे देगा, और इसका नाम है सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट, बहुत अच्छे से समझते जाइएगा। ठीक है, और साथ में क्या मिल जाएगा आपको, वाटर मिल जाएगा। तो कुछ ऐसे ऑक्साइड्स हैं हमारे मेटल के ही, जो एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करके अपने नेचर को चेंज कर लेते हैं। जैसे अगर वो एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वो मेटल ऑक्साइड हमारा बेस बन जाता है, अगर उसको बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो मेटल ऑक्साइड हमारा एसिड बन जाता है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने नेचर को चेंज करते हैं। तो ऐसे ऑक्साइड्स को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं, है ना। जैसे बहुत सारे लोगों का एम्फोटेरिक नेचर होता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो चेंज कर जाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही मेटल्स के अंदर भी होता है, ऑक्साइड्स के अंदर भी होता है। तो ऐसे कई सारे मेटल्स हैं और मेटल के ऑक्साइड्स हैं जो कि एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। उन सारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। देखो, सम एम्फोटेरिक मेटल्स, सम एम्फोटेरिक metals, some amphoteric metals are फर्स्ट आपका सीरीज जो है, फर्स्ट सीरीज देख लो, जिंक, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, गैलियम, लेड, टिन। ठीक है, सेकंड सीरीज देखिए, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इंडियम, जर्मेनियम। सही है, तो ये सभी ऐसे मेटल्स हैं जिनका ऑक्साइड्स जो है एम्फोटेरिक होता है। ये एसिड और बेस दोनों का काम करता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, यानी कि सिचुएशन के आधार पे ये दोनों का जो नेचर है वो अडॉप्ट कर लेते हैं। सही है, अब देखिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हमारा सेगमेंट पे। ठीक है, देखो, एट नॉर्मल टेम्परेचर सरफेसेस ऑफ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, सरफेसेस ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स याद रखेंगे, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड। ठीक है, आर कवर्ड बाय प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड। ठीक है, और दीज ऑक्साइड्स, ये सारे ऑक्साइड्स जो होते हैं, दीज ऑक्साइड्स, ठीक है, प्रोटेक्ट द मेटल फ्रॉम फर्दर कोरोजन। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, एक नॉर्मल टेम्परेचर पे ये सारे अपने सरफेस के ऊपर ऑक्साइड्स का लेयर फॉर्म कर लेते हैं, जिससे कि वो लेयर फर्दर कोरोजन, जो आपका प्योर मेटल जो उस सरफेस के अंदर में है, वो ऑक्सीजन का कांटेक्ट उसको ना मिल पाए, है ना, और ऑक्सीजन या अगल बगल जो भी आपके मॉइस्चर्स हैं, या मान लो कोई केमिकल है, कोई गैस है, उसके साथ उसका इंटरेक्शन ना हो पाए। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए ये सारे ऑक्साइड्स जो हैं वो लेयर के फॉर्म में वो डिपॉजिट होते हैं, जिससे कि उस प्योर मेटल को कोरोड नहीं होने देते हैं। ठीक है, तो इस चीज को भी आप खासा ख्याल रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब आयरन क्या करता है, देखो, अब आयरन का थोड़ा रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। चलो अब आयरन का रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ देखते हैं।
तो आयरन जो है ये एयर के ऑक्सीजन के साथ इसको आप बर्न कीजिए, ठीक है ना, इसको आप बर्न कीजिए या स्ट्रॉन्ग हीट कीजिए, आप स्ट्रॉन्ग हीट करो। तो स्ट्रॉन्ग हीट करने से आपको Fe3O4 मैग्नेटाइट आपको मिल जाता है। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड मैग्नेटाइट। आप इसको याद रखेंगे, आपको एक नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। व्हाट हैपेंस व्हेन रेड हॉट आयरन, आप कर लो, रेड हॉट आयरन इज पासिंग थ्रू ऑक्सीजन और स्ट्रांगली हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन व्हाट हैपेंस, ठीक है। तो वहां पे आपको मैग्नेटाइट Fe3O4 आपको ऑब्टेन हो जाता है, मिल जाता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझिए। देखो एक चीज और याद रखिएगा कि आयरन का जो स्प्रिंकल्स होता है, आयरन स्प्रिंकल्स, ठीक है, आयरन स्प्रिंकल्स, जैसे आयरन का मान लो यहाँ पे स्प्रिंकल्स हमने लिया, उसका पाउडर्ड फॉर्म लिया, सही है। तो पाउडर्ड फॉर्म का ऑक्सीजन के साथ काफी ज्यादा अच्छा रिएक्शन माना जाता है एज कम्पेयर टू स्ट्रिप ऑफ आयरन। अगर हमने एक स्ट्रिप लिया है, ठीक है ना, ये आपका स्ट्रिप हो गया, तो अगर हमने स्ट्रिप लिया है तो ये उतना फास्ट यहाँ रिएक्शन नहीं होता है ना, होगा बहुत ही लंबे समय तक प्रोलॉन्ग अगर हीट करते हैं तो यहाँ पे ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो सकता है, मे भी हो सकता है। लेकिन अगर हमने स्प्रिंकल फॉर्म में लिया है तो ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन विग्रस होता है, विग्रस रिएक्शन होता है, और यहाँ पे आपको Fe3O4 ऑब्टेन होता है, सही है। चलिए, तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा कि स्प्रिंकलिंग फॉर्म में या स्प्रिंकल फॉर्म में कोई भी मेटल का आपका स्प्रिंकल फॉर्म होता है तो उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाता है, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है ना। स्प्रिंकल यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इन स्प्रिंकल फॉर्म हैव लार्ज सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है। तो स्प्रिंकल फॉर्म का सरफेस एरिया जो है वो लार्ज होता है, तो लार्ज सरफेस एरिया होता है, और उस सरफेस एरिया की वजह से इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कॉपर के केस में क्या होता है। तो देखो कॉपर जो होता है, कॉपर इज लेस रिएक्टिव मेटल। कॉपर कैसा मेटल है, तो ये आपका लेस रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। तो ये रिएक्ट कैसे करेगा, तो ये रिएक्ट करेगा प्रोलॉन्ग हीट करने पे, ठीक है। तो आप इसको क्या करो, प्रोलॉन्ग हीट करो, मतलब लंबे समय तक आप हीट कीजिए इसको, तब जाके एक ब्लैक कलर का कॉपर सरफेस के ऊपर ब्लैक ब्लैक लेयर डिपॉजिट हो जाता है, और ये जो ब्लैक लेयर आपका होता है इस कॉपर के सरफेस पे जाके ये डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है ना। ये ब्लैक लेयर का, ब्लैक कलर का आपका लेयर होता है। तो ये तभी होता है जब हम प्रोलॉन्ग हीट करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो इस बात को भी अच्छे से ध्यान में रखेंगे, ठीक है। दूसरी बात कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं, सम एलिमेंट्स लाइक सम एलिमेंट्स लाइक लाइक सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सब जितने भी एलिमेंट्स हैं आप जो देख रहे हो ना, सम एलिमेंट्स, कुछ ऐसे एलिमेंट जैसे सिल्वर, गोल्ड, एक्सेट्रा, डू नॉट अटैक बाय, डू नॉट अटैक बाय, अटैक बाय एयर, है ना। एयर मतलब इसका कोई भी इफेक्ट ही नहीं होता है, एयर का कोई भी इफेक्ट ही नहीं होता है उन सारे मेटल्स का, क्योंकि वो सारे नोबल मेटल्स होते हैं, बिकॉज दे आर नोबल मेटल्स, नोबल मेटल्स। तो ये जो मेटल्स होते हैं ना, ये नोबल मेटल्स होते हैं। तो अगर हमारा मान लो सिल्वर है या गोल्ड है मान लो, है ना, इसका अटैक होगा ही नहीं, ठीक है, सिल्वर गोल्ड का अटैक ही नहीं होगा, तो ये नो रिएक्शन या नो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, ये हमारा रिएक्शन ही नहीं करता है। तो इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, चाहे आप टेम्परेचर कितना भी बढ़ा दो, हाई टेम्परेचर भी कर दीजिएगा, तो भी सिल्वर और गोल्ड का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो बातें रही हमारी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने का, और अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, विथ वाटर। चलिए अब हम मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ देखते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ हम लोगों ने देख लिया, अब हम वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है। देखो सारे मेटल वाटर के साथ सेम कंडीशन पे रिएक्ट नहीं करते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। सबके लिए अलग अलग कंडीशंस बनाए गए हैं। कोई कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है, कोई कोल्ड वाटर के साथ काफी विग्रस रिएक्शन देता है, जैसे सोडियम और पोटेशियम, ये काफी ज्यादा विग्रस रिएक्शन, और ऐसा कह सकते हैं कि काफी ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन देते हैं, ठीक है। तो काफी ज्यादा विग्रस रिएक्शन होता है इसका वाटर के साथ। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिनको सिंपल हम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करा सकते हैं,
जैसे मान लो आपने कैल्शियम का रिएक्शन वाटर के साथ कराया, कोल्ड वाटर के साथ करेगा लेकिन विग्रस नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, हमने मेटल लिया, ठीक है, अब इसको हमने क्या किया, वाटर के साथ रिएक्शन कराया, तो अलग अलग कंडीशंस हो सकता है, वाटर का कंडीशंस अलग अलग हो सकता है। तो हमें क्या मिलेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड मिलेगा MOH का होल ट्वाइस, और साथ में हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक एक रिएक्शन हुआ। हर एक एलिमेंट के लिए हम यही रिएक्शन को या यही इक्वेशन को फॉलो करेंगे। MOH होल एक्स कर लेना, क्योंकि एक्स का यूनिट एक्स जो है वो डिफरेंट यूनिट्स में प्रेजेंट हो सकता है। तो जैसे हमने आपको कहा था कि यहाँ पे सोडियम, ठीक है, सोडियम या पोटेशियम, सोडियम को वाटर के साथ रिएक्शन कराइए, तो यहाँ पे वाटर कैसा है, तो ये कोल्ड वाटर है ना, कोल्ड कंडीशन है, और रिएक्शन कैसा होगा, तो विग्रस रिएक्शन होता है। ये आपका रिएक्शन बहुत ही ज्यादा विग्रस होता है, बहुत ही फास्ट रेडली रिएक्ट करता है, रेडली रिएक्ट करता है। तो ये बनाएगा NaOH और साथ में हाइड्रोजन गैस। तो जो आपका हाइड्रोजन गैस यहाँ लिबरेट हो रहा है, याद रखिएगा, यही हाइड्रोजन गैस जो है ये काफी ज्यादा बर्न करने के बाद एक पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है और एक्सप्लोड भी कर सकता है, ये एक्सप्लोड भी कर सकता है। ठीक है, तो इस चीज को आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि जो आपका सोडियम है या पोटेशियम है, ये वाटर के साथ काफी ज्यादा विग्रस रिएक्शन करता है, काफी ज्यादा यहाँ पे हम ऐसे कह सकते हैं कि ये एक्सोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक होता है, काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, हीट प्रोड्यूस हो सकता है, और हाइड्रोजन खुद बर्न करने लगता है यहाँ पे, है ना, इतना ज्यादा फास्ट और एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है। तो हम इस रिएक्शन को हम सिंपली कह सकते हैं एक्सप्लोसिव रिएक्शन, एक्सप्लोसिव रिएक्शन। ठीक है, बहुत ज्यादा। उसके बाद जैसे आप पोटेशियम को ले लो, पोटेशियम का भी सेम हाल है, इसने भी बहुत ही ज्यादा विग्रस रिएक्शन किया, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साथ में हाइड्रोजन गैस आपको मिला, और ये आपका इटसेल्फ बर्न करता है, और काफी ज्यादा एक्सप्लोसिव रिएक्शन भी ये होता है। ठीक है, तो काफी ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से ये जो रिएक्शन है, हम लोग जनरली क्या करते हैं, इसको हम जनरली सिंपल तरीके से इसको हम एक्सपेरिमेंट नहीं कराते हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन भी रखना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, इसको अगर ओपन एयर मिल जाए तो ये सोडियम बर्न करने लगता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ओपन एयर के साथ ये ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, ऑक्साइड इटसेल्फ आपका वो जलने लगता है, बर्न करने लगता है, तो इस चीज़ को खासा ख्याल रखना है। ठीक है, तो हम लोग एक्सपेरिमेंट अगर करते हैं तो काफ़ी प्रिकॉशन रख के ही करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, जैसे some elements like कैल्शियम। ठीक है, तो कैल्शियम क्या करेगा, तो देखो कैल्शियम क्या करेगा, सिंपल कोल्ड वाटर में, कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन ये कर लेता है। कैल्शियम का पानी के साथ रिएक्शन कराओगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे ऑब्टेन होता है, साथ में हाइड्रोजन गैस आपको मिल जाता है। तो ये देखो, ये सिंपली क्या करता है, कोल्ड वाटर के साथ करता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा वायलेंट नहीं होता है, नॉट सच वायलेंट, ये उतना ज्यादा वायलेंट नेचर का नहीं होता है। ठीक है, कैल्शियम सिंपली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सिलेक्ट लाइम फॉर्म कर लेता है, ये आपका यहाँ पे याद रखेंगे, ये एक सस्पेंशन फॉर्म में आपको ऑब्टेन होगा, इसे हम क्या बोलते हैं, सिलेक्ट लाइम बोलते हैं। ठीक है ना, सिलेक्ट लाइम बोलते हैं, सस्पेंशन फॉर्म में आपको एज अ प्रेसिपिटेट वहां नीचे आपको ऑब्टेन होगा बॉटम में। तो बात करें यहाँ पे कैल्शियम की, ठीक है, तो कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ बहुत ज्यादा विग्रस नहीं होता, लेकिन कोल्ड कंडीशन में, कोल्ड वाटर कंडीशन में ये रिएक्शन कर सकता है। लेकिन मैग्नीशियम का क्या हाल है, उसको भी देख लेते हैं। देखो, मैग्नीशियम को चाहिए हॉट वाटर, ठीक है, मैग्नीशियम को चाहिए हॉट वाटर रिएक्ट करने के लिए। ठीक है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये फॉर्म करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि मैग्नीशियम कैल्शियम सेम ग्रुप का एलिमेंट है, लेकिन कैल्शियम जो है वो हॉट वाटर के साथ, सॉरी कोल्ड वाटर के साथ ये रिएक्ट कर लेता है, लेकिन वायलेंट नहीं होता है। मैग्नीशियम को हॉट वाटर चाहिए और ये वायलेंट नहीं होता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड योर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या हमने ऑब्जर्व किया कि पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, इसको हम कोल्ड वाटर के साथ भी, यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे मैं कलर चेंज करके लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे कोल्ड वाटर के साथ भी इसका रिएक्शन हो जाता है, और ये काफी ज्यादा वायलेंट रिएक्शन होता है, वायलेंट रिएक्शन होता है, और ये आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अलोंग विथ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यहाँ पे खुद जलना शुरू कर देता है ना, और एक्सप्लोजिव भी होता है, एक्सप्लोजिव भी होता है।
ठीक है, तो इसकी बातें हो गई। दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान रखिए कि कैल्शियम को कोल्ड वाटर चाहिए, कोल्ड चाहिए, और इसने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लिया, साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बर्न नहीं करेगा, ये उतना ज्यादा एक्सप्लोजिव नहीं होगा। मैग्नीशियम के केस में हमने क्या बोला, इसको रिएक्ट करने के लिए हॉट वाटर चाहिए होता है, ठीक है, इसको रिएक्ट करने के लिए हॉट वाटर चाहिए, और सेम कंपाउंड आपको देगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड साथ में अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम, मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम, मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। ये हमारा एक्टिविटी सीरीज के एलिमेंट्स हैं, और इन्हें हमने अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हमने इसको सजा दिया, ठीक है। कुछ बातों को आप समझिएगा। गैस स्टिक रिलीज्ड, पहले लिखेंगे हम लोग रिलीज्ड, रिलीजेस which stick on the surface of metal, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। stick on the surface of the metal which helps in floating, यानी उस मेटल के फ्लोट करने का रीजन है, which helps in floating the metal on water। तो ये वाटर क्या करता है ना, ये वाटर के अंदर फ्लोट करता है। जैसे मान लो ये हमारा एक कंटेनर है, इसके अंदर हमने क्या किया, वाटर को फिल किया। अब इसमें हमने मैग्नीशियम, मान लो हमने क्या किया, मैग्नीशियम या कैल्शियम का मेटल लिया। यहाँ पे मान लो हमने क्या किया, कैल्शियम या मैग्नीशियम का हमने मेटल लिया, और चूंकि जब यहाँ रिएक्शन होगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन बबल्स स्ट्राइक कर जाते हैं सभी जगह पे, सरफेस के ऊपर, देख लो, ठीक है। तो इन हाइड्रोजन बबल्स का प्रॉब्लम ये है कि ये वाटर से लाइटर होने की वजह से ये ऊपर उठना शुरू करते हैं, जिससे कि ये जो आपका मेटल है वो सरफेस के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देता है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे ये आपका हाइड्रोजन H2 बबल है, ठीक है, H2 बबल है जो इस सरफेस के ऊपर चिपक जाता है, और ये इस मेटल को फ्लोट कराने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो Mg और कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बबल विच स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस। तो सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करता है। तो दो एलिमेंट्स आपको खासा ख्याल रखना है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम react with cold water, calcium react with cold water and form hydrogen gas as a bubble which strikes on the surface, which helps in floating. And magnesium react with hot water, it does not react with cold water. Magnesium react with hot water, it forms a hydrogen gas bubble which strikes on the surface and starts floating, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। some elements like FeZn react with steam, इन्हें स्टीम की जरूरत पड़ेगी। आयरन और जिंक जैसे एलिमेंट्स ये ना हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, ना कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, ये किन्हीं के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, है ना। यहाँ पे हॉट ले लो या कोल्ड ले लो, इनके साथ यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन जब आप आयरन को स्टीम के साथ रिएक्शन कराइएगा, स्टीम के साथ आप जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटाइट Fe3O4 अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। तो आयरन का रिएक्शन अगर हम हाइड्रोजन के साथ स्टीम के साथ कराते हैं तो यहाँ पे हमें Fe3O4 साथ में हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड होता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, ये स्टीम के साथ रिएक्शन हुआ। कभी कभी एल्यूमिनियम भी जो है वो स्टीम के साथ रिएक्शन करता है, यहाँ पे स्टीम के साथ ये रिएक्शन करेगा। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे हमें ऑब्टेन्ड होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि Fe और एल्यूमिनियम दीज आर लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स, और ये हमारा रेड हॉट होना चाहिए, ठीक है। याद रखिएगा जनरल टेम्परेचर पे या जनरल कंडीशंस ऑफ वाटर पे रिएक्शन करता ही नहीं है, ठीक है। तो आयरन और एल्यूमिनियम को रिएक्ट करने के लिए क्या चाहिए, इन्हें रिएक्ट करने के लिए स्टीम चाहिए होता है, ठीक है। तो स्टीम मिलेगा, रेड हॉट कंडीशन रहेगा, तब जाके यहाँ पे उनके ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक बात याद रखेंगे कि जो गोल्ड होता है या सिल्वर होता है, सिल्वर इनका रिएक्शन नहीं होता है। डू नॉट रिएक्ट विथ, ना ये कोल्ड के साथ रिएक्शन करते हैं
ना ये हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं और ना इनका रिएक्शन स्टीम के साथ होता है। इनके साथ रिएक्शन ही नहीं होता है क्योंकि दे आर नोबल मेटल, दे आर नोबल मेटल। ये कैसे मेटल्स हैं? तो ये नोबल मेटल्स होते हैं। ये हाईली स्टेबल कह सकते हो आप, या आप ऐसे कह सकते हो कि ये नॉन कोरोसिव एलिमेंट्स होते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं ये आपका नॉन कोरोसिव एलिमेंट्स होते हैं। इनके साथ इसका कोई रिएक्शन नहीं होता है, चाहे वो एयर के साथ हो चाहे वो वाटर के साथ है, इनका रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो हम लोग यहाँ पे अभी तक देख चुके हैं कि जो वाटर के साथ रिएक्शन है उसके बेस पे हम लोगों ने यहाँ पे एक एक्टिविटी सीरीज तैयार किया। तो देखिए, सबसे ज्यादा वायलेंट रिएक्शन कौन करता है, समरी यहाँ पे कर लो, यहाँ पे समरी कर लीजिए। सबसे ज्यादा वायलेंट रिएक्शन आपका यहाँ पे सोडियम, ठीक है, उससे ज्यादा पोटेशियम, फिर देख लो कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम। तो कैल्शियम मैग्नीशियम जो है वो फ्लोट करता है, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, है ना, फ्लोटिंग एलिमेंट्स हैं पानी के अंदर। उसके बाद आप देख लो यहाँ पे एल्यूमिनियम होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम। उसके बाद देख लो जिंक होता है, उसके बाद देखो आयरन होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉपर होता है, फिर Ag, Au, ये सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो इन सारे का रिएक्शन हमने वाटर के डिफरेंट कंडीशंस पे कराया था और इसके बेस पे हम लोगों ने चेक किया था कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो इस चीज को आपको अच्छे से समझना है और याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट पे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड। चलिए देखिए, तो यहाँ पे याद रखेंगे कि जो मेटल है इन्हें अगर हम डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे हमें सॉल्ट ऑब्टेन्ड होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड होता है। याद रखिएगा, डाइल्यूट एसिड में बी डाइल्यूट HCl और मे बी डाइल्यूट H2SO4। ये सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता है और डाइल्यूट HCl भी हो सकता है। तो मेटल क्या करेगा कि डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि when metal react with dilute acid, then metal displaces hydrogen from acid। तो मेटल ने क्या किया, हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, जैसे मान लो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लिया जिंक को, ठीक है, इसका रिएक्शन हमने डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कराया, ठीक है, और यहाँ पे क्या फॉर्म कर जाएगा, ZnCl2 along with हाइड्रोजन गैस, एंड हाइड्रोजन गैस इज कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, है ना। तो वाटर के डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से हम हाइड्रोजन को कलेक्ट कर सकते हैं, और एक्सपेरिमेंट भी है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो ऑब्टेन होता है अगर हम उसके सामने बर्निंग लाइटर को ले जाते हैं और अगर पॉप साउंड ऑब्टेन होता है तो हम यहाँ कह सकते हैं कि द गैस रिलीज बाय दिस रिएक्शन इज हाइड्रोजन गैस। तो वो आपका हाइड्रोजन गैस होगा। ठीक है, तो मेटल का रिएक्शन जो है वो डाइल्यूट एसिड के साथ कराने से हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस हो जाता है, उस एसिड से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब हम कई कंडीशंस को हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। ठीक है, एसिड्स के डिफरेंट कंडीशंस को अलग अलग कंडीशंस हम यहाँ पे देंगे और चेक करेंगे कि कौन से मेटल्स का रिएक्शन किन कंडीशंस के ऊपर होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, जैसे मान लो सोडियम है। ठीक है, तो सोडियम का रिएक्शन हमने डाइल्यूट एसिड के साथ कराया, तो डाइल्यूट एसिड के साथ कराने से हमें यहाँ पे सॉल्ट मिल जाता है सोडियम का, और साथ में हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन होता है, और ये रिएक्शन काफी ज्यादा वायलेंट भी होता है। जैसे मान लो यहाँ पे Na हो गया, साथ में HCl ले लो, तो बनेगा क्या, NaCl और साथ में हाइड्रोजन गैस, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो होता है ना,
ये बर्न करना शुरू कर देता है, यानी काफी ज्यादा एक्सप्लोजिव रिएक्शन होता है। डाइल्यूट HCl के साथ, डाइल्यूट HCl के साथ ये काफी ज्यादा एक्सप्लोजिव भी होता है और वायलेंट रिएक्शन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम रिएक्शन देखते हैं। जैसे मैग्नीशियम को आपने क्या किया, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कराया, तो डाइल्यूट HCl के साथ मैग्नीशियम अपना क्लोराइड बना लेगा MgCl2 और साथ में आपको देगा हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मैग्नीशियम जो है ये आपका रैपिडली रिएक्शन करता है, रैपिडली, लेकिन वायलेंट नहीं होता है, रैपिडली करता है, बहुत ही फास्ट रिएक्शन करता है। सेम उसी तरह से कैल्शियम भी क्या करेगा, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा विग्रस रिएक्शन होता है, विग्रस रिएक्शन होता है लेकिन एक्सप्लोजिव नहीं होता है। तो कैल्शियम इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, अब देखो एल्यूमिनियम का रिएक्शन देख लो। एल्यूमिनियम का रिएक्शन अगर हम डाइल्यूट HCl के साथ कराएंगे तो यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और एल्यूमिनियम देख लीजिए, एल्यूमिनियम के साथ प्रॉब्लम क्या है कि एल्यूमिनियम सरफेस के ऊपर Al2O3 का लेयर प्रेजेंट होता है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लेयर को सबसे पहले HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, है ना। तो यहाँ पे बन जाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड, साथ में वाटर मिल जाएगा। तो एल्यूमिनियम थोड़ा सा लेस रिएक्टिव भी होता है क्योंकि वो डाइल्यूट HCl के साथ इजिली रिएक्ट नहीं कर पाता है। इसका रीजन ये है कि एल्यूमिनियम के सरफेस पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक लेयर डिपॉजिट होता है। तो सबसे पहले उस ऑक्साइड के लेयर को हमें तोड़ना होगा, तब जाके एल्यूमिनियम का रिएक्शन हम डाइल्यूट HCl के साथ फास्ट करा सकते हैं। तो लेयर के वजह से एल्यूमिनियम का रिएक्टिविटी थोड़ा कैल्शियम और मैग्नीशियम से कम होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रोटेक्टिव लेयर जो हमारा डिपॉजिट हो गया है एल्यूमिनियम के सरफेस पे, उसे हम लोग को पहले बाहर निकालना है। उसी तरह से देख लो जिंक का रिएक्शन आप करा लो डाइल्यूट HCl के साथ। तो जिंक का रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे मिलेगा जिंक क्लोराइड, साथ में हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आयरन का रिएक्शन करा लीजिए डाइल्यूट HCl के साथ। तो आयरन का रिएक्शन अगर कराइएगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा FeCl2 साथ में हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना। तो ये देखो, ये दोनों रिएक्शन आपका लेस रैपिड, मतलब बहुत ज्यादा रैपिडली नहीं होता है, लेस रैपिडली रिएक्शन या रैपिड रिएक्शन, लेस रैपिड रिएक्शन। बहुत ज्यादा यहाँ पे रैपिड रिएक्शन नहीं होता है स्प्रैंगली, मतलब रैपिडली नहीं होता है, स्प्रैंगली रिएक्शन होता है। ठीक है, स्लोली कह सकते हो आप, स्लोली रिएक्शन करता है। Fe के साथ रिएक्शन करा लो आप डाइल्यूट HCl के साथ, तो यहाँ पे बन जाएगा आपको FeCl2 प्लस आपको मिलेगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, कॉपर का रिएक्शन अगर आप डाइल्यूट HCl के साथ कराइएगा तो कॉपर का कोई भी रिएक्शन यहाँ पे डाइल्यूट HCl के साथ नहीं होता है क्योंकि कॉपर इज लीस्ट रिएक्टिव। तो एक कंक्लूजन यहाँ पे आप समझ लीजिएगा कि डाइल्यूट HCl का रिएक्शन, देखिए एक कंक्लूजन हम यहाँ पे निकाल रहे हैं अभी कि विथ डाइल्यूट HCl सारे एलिमेंट्स का रिएक्शन कैसे हुआ है समझ लीजिए। देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, अगर हम इन्हें डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये आपका वायलेंट रिएक्शन होता है। ठीक है, काफी ज्यादा एक्सप्लोजिव रिएक्शन होता है। कैल्शियम मैग्नीशियम का रिएक्शन हम यहाँ पे डाइल्यूट HCl का रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ रिएक्शन विग्रस होता है बट नॉट वायलेंट होता है। ठीक है, विग्रस होता है लेकिन वायलेंट नहीं होता है। उसके बाद आपने कराया जिंक का रिएक्शन। ठीक है, जिंक का रिएक्शन कराया, एल्यूमिनियम का रिएक्शन कराया। तो चूंकि जिंक और एल्यूमिनियम के सरफेस पे एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होता है और इसके वजह से ये डाइल्यूट HCl के साथ थोड़ा सा स्लो रिएक्शन शो करता है। यहाँ पे रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पे स्लो रिएक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे Fe के साथ कराया रिएक्शन, इसका रिएक्शन आपने डाइल्यूट HCl के साथ कराया तो ये बहुत ही लेस रिएक्टिव हुआ, यानी कि रिएक्टिविटी इसका बहुत ही कम है। कॉपर को डाइल्यूट HCl के साथ जब रिएक्शन कराया कॉपर का, तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ, यानी कि रिएक्शन ही नहीं हुआ। तो हम यहाँ पे एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। देख लो कंक्लूजन हमने यहाँ पे क्या निकाला कि मेटल प्लेस्ड अबव हाइड्रोजन, मतलब जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर है, metals placed above hydrogen in activity series, ठीक है, displaces hydrogen
फ्रॉम फ्रॉम डाइल्यूट एसिड मतलब कि जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर एक्टिविटी सीरीज में प्रेजेंट है वो हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस करता है एसिड के साथ, जब वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है ना। और जो नीचे होता है वो डिस्प्लेस नहीं करता है हाइड्रोजन को फ्रॉम एसिड।